भारत एक बहुलता वाला देश है और इसको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा बनाया था, जहां केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां होंगी, राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होंगी। अभी हाल ही में कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है और अगले सत्र में, अगले लोकसभा के सत्र में संसद में आएगा। इस पे विरोध शुरू हो गया है। कई राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, जेडीयू, तमाम राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। क्या देश में समस्या सिर्फ इलेक्शन का नहीं, क्या एक एक समय में इलेक्शन हो जाएगा तो क्या देश की बेरोजगारी, कम्युनल वायलेंस, हेट्रेड, महंगाई, सारे कुछ इससे खत्म हो जाएगा? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 7 चरण में हुआ सिर्फ लोकसभा का चुनाव। लेकिन अगर विधानसभा का चुनाव हो और 100 दिन बाद फिर निकाय का चुनाव हो तो कितने बरस लगेंगे चुनाव कराने में, कितने महीने लगेंगे? सिक्योरिटी का क्या होगा? ये कश्मीर में चुनाव कराने में तो दिक्कत हो रही है। तो पूरे भारत में एक साथ कराएंगे क्या? मतलब ये नोटबंदी की तरह है क्या? कोई मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ। इससे लोगों के वोट देने के अधिकार पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या संविधान संशोधन होगा तो कितने संशोधन होंगे? पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को कैसे बदला जाएगा? तमाम ऐसे पहलू हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। मैं इतिहास का छात्र हूँ। शमसुल साहब हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, टीचर रहे हैं। 4 दशक से ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है। आज चर्चा शमसुल साहब से इसी विषय पर। स्वागत है सर। जय भीम सर। जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। आपने तो बता ही दिया है डॉक्टर रतनलाल की रोटी रोजी, बेरोजगारी, हिंसा, औरतों के खिलाफ हिंसा, शिक्षा की सुविधाओं का खात्मा, स्कूल, हजारों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो उन सब से आपने ध्यान बटाना है तो क्या करना है? आपने कोई ना कोई शोषा खड़ा करना है। आपने कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करनी है कि जो हेडलाइन है वो कोई दूसरी बनी रहे और ये ऐसा लगे कि अरे आप क्या बेरोजगारी, महंगाई, इस शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या बात कर रहे हैं? असली मसले तो कुछ और हैं जो मोदी जी को रात को सपने में आ जाते हैं। और वो सपने में जो आते हैं तो उसके बाद वो हमारे उपराष्ट्रपति कह भी चुके हैं कि अगर आपने कल उनका भाषण पढ़ा है कि वो जो स्पुतनिक चला था अब वो ऊपर ऊपर जो है किसके अंदर है वो तमाम उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऊपर अब निकल गया है, चांद की तरफ निकल गया है। अब अगर उपराष्ट्रपति जी सही कह रहे हैं और वो कहीं चांद पर पहुंचकर लग जाए तो तब भी पता लगेगा कि मोदी जी कहीं पहुंच गए। लेकिन यहाँ तो ये है कि वो जो घूमकर ऊपर क्या क्या कर रहा है, खुराफात, माफ कीजिएगा, तो वो आपके सामने है। जरा सा इस पर आने से पहले डॉक्टर रतनलाल जी, हम एक चीज समझ लें कि आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो आज शासन में हैं, जो सत्ता में हैं, उनको इनका जो गुरु है, सबसे इम्पोर्टेंट गुरु है गोलवालकर, माधव सदाशिव गोलवालकर। उन्होंने सन 1940 में ही कह दिया था। क्या कह दिया था जरा मैं उनके शब्दों में, और ये हिंदी के शब्द उनके ही हैं। एक ध्वज के नीचे, एक नेता के मार्गदर्शन में, एक ही विचार से अनुप्राणित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने कोने में प्रज्वलित कर रहा है। यानी एक झंडा, एक नेता और एक आइडियोलॉजी के तहत। और वो जाहिर है कि ये सन 1940 के अंदर उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने ये भी सबक नहीं सीखा कि हम सन 1940 के अंदर हमारा संविधान बन गया। उसने एक भारत दुनिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसा जबरदस्त संविधान बनाया जिसमें प्रजातंत्र था, जिसमें फ्रेटर्निटी थी, जिसमें लिंग, जाति का भेदभाव नहीं था। तो उसको आपने माना नहीं कभी भी। और एक दूसरी दिक्कत आरएसएस की है जो असल में ब्राह्मणवाद से निकल कर आती है। बाबा साहब ने भी कहा कि ब्राह्मणवाद जो है
वो उसका ब्राह्मणों से ही कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ब्रह्मवाद एक ऐसी सोच है कि सब कुछ एक ही रंग का होगा, वो जो कहेंगे वही होगा। जैसे वो भारत के इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं, तो भारत के इतिहास की व्याख्या क्या हो रही है, उसमें श्रवण हुए, उसमें जैन धर्म के देने वाले आए, उसके दार्शनिक आए, अपने चारवाक आए, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, उसका कोई लेना देना नहीं है भारत के इतिहास से। भारत का इतिहास, जो फिर परसों आरएसएस के मुखिया ने कहा कि वेद जो है वो भारत का इतिहास है, तो आपने वेदों का एक 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 नजर से आप जो है सबको एक ही रंग में आप रंग दे रहे हैं। और उसके मैं आपको कितने कितने उदाहरण दे सकता हूं डॉक्टर दलाल जी। जैसे एक और इनका पागलपन चल रहा है कि भारत जो है वो एक शाकाहारी देश है, यानी शाकाहारी देश है, और वो जो है जो नॉन वेज है, जो जिसको हम कहेंगे कि आप मांसाहार जो है, वो मांसाहार जो है वो भारत विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है, और वो भारत विरोधी है। अच्छा, अब माफ कीजिएगा, इन पागलों को आप क्या कहेंगे? इनको आप ये नहीं पता है कि जो दही खाते हैं ये डॉक्टर रतनलाल, दही तो प्योर नॉन वेज खाना है। अच्छा, उसके अलावा आप जो दूध पीते हैं, वो दूध जो है वो पेड़ों से नहीं निकल कर आ रहा है, वो भी एक जानवर के उससे निकल कर आ रहा है। तो इनको आप क्या समझा सकते हैं? और आप जो है ये शाकाहार को ही लेके के सारे देश को एक रंग में रंग देना है। मैंने उसके लिए कुछ तथ्य आपके लिए जमा किए हैं, अपने सुनने वालों के लिए जमा किए हैं, कि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत बात करते हैं कि मनुस्मृति को हमने लागू करना है। 26 नवंबर 1946 को 49 को भारत के संविधान सभा ने संविधान पास किया, और 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति का मैं ये चाहता हूं कि आप चैप्टर 2 और चैप्टर 5 निकाल ले मेरे प्यारे दोस्तों, आप पढ़ें। चैप्टर 2 ये कहता है कि वो बहुत भगवानों की धरती है, जहां पर कुर्बानी के लिए, जहां पर बलि के लिए काले हिरन घूमते हैं, वो जो है वह ब्राह्मणों की धरती है, वह भगवान की सबसे प्रिय धरती है। उसके बाद चैप्टर 5 का जो 31वां श्लोक है, 31 और 32वां श्लोक, वो साफ कह रहे हैं कि मीट खाना जो है वो गॉड्स को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गॉड्स को खुश करने के लिए। और आप जो है वो जो मीट नहीं खाता है भगवानों को और अपने जो मर गए बड़े बूढ़े हैं उनके लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सिन करता है, वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। और आप साधारण मीट को तो छोड़िए, आप काले हिरन की बात तो छोड़िए, जरा गाय के बारे में आप सुन लीजिए। गाय के बारे में बहुत प्यार करते हैं, मूर्ति लगवाते हैं आरएसएस वाले विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी ने 2 फरवरी 1900 को अमेरिका में एक भाषण देते हुए कहा, आप अचंभित रह जाएंगे यदि प्राचीन वर्णों के आधार पर मैं कहूं कि वह अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देनी व उसे खाना चाहिए। और ये अमेरिका की बात नहीं, वो मदुरा में, जो अब तमिलनाडु में है, वहां पर ब्राह्मणों की एक सभा के अंदर, एक वहां के लोकल ब्राह्मणों ने एक सभा बुलाई थी, उसमें उन्होंने कहा, इसी भारत में एक ऐसा समय था जब गौमांस खाए बिना कोई भी ब्राह्मण नहीं रह सकता था। ये ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। और विवेकानंद जी ने एक संस्थान बनाया, वेदांत आश्रम, जो हिंदू धर्म पर और वेदों पर जो रिसर्च करता है, उसके गाय को लेकर जो उसका एक अंक है, वैदिक आर्यंस जिनमें ब्राह्मण भी शामिल थे, मछली मांस यहाँ तक कि बीफ भी खाते थे।
एक सम्मानित अतिथि के आतिथ्य सत्कार में बीफ परोसा जाता था। हालांकि वैदिक आर्यंस बीफ खाते थे, लेकिन उसके लिए दुधारू गायों का वध नहीं किया जाता था। ऐसी गायों के लिए अगन्य जिन्हें मारना नहीं का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आगे सुनिए, लेकिन एक अतिथि गोगना जिसके लिए गौवध भी किया जा सकता है वो माना जाता था। और अतिथि कौन होते थे? भगवान आ रहे हैं, आपके दामाद आ रहे हैं, आपके खास मेहमान आ रहे हैं, कोई गुरु आ रहे हैं, कोई ऋषि आ रहे हैं, तो आप उसके लिए गाय का भी वध कर सकते थे। तो ये जो पूरा एक इनकी जो खुराफात है कि सब जो है एक रंग में रंग देंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये सीधे का सीधा भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ है। हम इसका जरा सा तकनीकी 2-3 चीज समझ ले मेरे प्यारे दोस्तों। जी जी जी, वही जरूरी है जी। जी, तकनीकी 2 संवैधानिक चीज। प्रोविजन क्या है, संविधान क्या कहता है, ये भी जी तर्क दे रहे हैं कि 1967 तक तो एक इलेक्शन हो रहा था। तो जी सवाल है कि उस समय तो एक ही पार्टी की हुकूमत थी, खाली केरला को छोड़ दिया जाए जी कुछ जी समय के लिए। जी अब हाँ तो जी। क्षेत्रीय दल भी हैं, ट्राइबल पार्टी है, अब दलित पार्टी है, पिछड़ा पार्टी है, माइनॉरिटी की पार्टी है। और अब तो हजार सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करती थी। पूरा, सरकारें हाँ, अपना कार्यकाल पूरा करती थी। इस उसमें पे समझाया था। मोदी जी और अमित शाह जी नहीं आए थे कि पूरे के पूरे को खरीद लेंगे पूरी पार्टी को। इनका आगमन नहीं हुआ था उस समय के अंदर। ये जो आया राम गया राम नहीं शुरू हुआ था। मैं जरा सा जी इसकी जी डिटेल जो है आप साथी लोग जानते हैं कि 14 मार्च को मुर्मू जी के सामने हमारे जो पिछले वाले राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको पेश किया था। और परसों इसको भारत की जो सरकार है, कैबिनेट जो है, उसने उसको सहमति दे दी है और इसको लागू करेंगे। इसका 2-3 तुरंत खतरनाक बातें जो है उसको समझ लीजिए। देखिए, अभी तो हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है। असल में ये एक टेस्ट है डॉक्टर रतन लाल जी। इसमें आरएसएस की सरकारों का क्या होता है उससे तय होगा कि ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखिए, अभी इन्होंने लेटरल एंट्री कर दी थी, लेकिन जब वापस चुनाव के अंदर जी जो सीधा रिजर्वेशन की अवहेलना करके आप सीधा बड़े अफसरों को कर देंगे, और 400 के करीब लोगों को लगाया भी था उस पर। चुनाव में अपनी इन्होंने भर पिटते देकर उसको वापस लिया है। अभी जो ये हरियाणा का इलेक्शन है इसके लिए होगा। लेकिन मेरे जो सुनने वाले साथी है जरा इसको समझें, अक्टूबर नवंबर के अंदर 2 बड़े चुनाव होने हैं। एक बिहार का चुनाव होना है और एक महाराष्ट्र का चुनाव होना है। नहीं, झारखंड झारखंड नहीं और जी, बिहार का भी बिहार, होना है। बिहार का अगले साल। बिहार का अगले साल होना है जी। बिहार का जी अगले साल अक्टूबर नवंबर में होना है। इस साल अक्टूबर नवंबर के अंदर होना है और झारखंड का होना है। बहुत धन्यवाद मुझे सही कराने के लिए। सर। अच्छा, अब ये मान लीजिए ये 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद इस कानून को पास करा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र की सरकार जो है और जो बिहार की सरकार है वो, और झारखंड की जो सरकार है वो 2025 तक चलेगी। 2025 तक चलेगी। और वो 2025 तक किसकी चलेगी? अब झारखंड को आप छोड़ दीजिए। झारखंड में आज आरएसएस की सरकार नहीं है, लेकिन उसको वो बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब ये होगा कि ये सरकार हमने 2025 तक चलानी है, तो ये क्या क्या हथकंडे वहां अपना सकते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि क्या क्या कर सकते, कैसे कैसे ये पूरी सरकारों को पलटवा सकते हैं, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, संविधान में जो बहुत गंभीर दिक्कतें पैदा होने जा रही हैं, वो एक दिक्कत तो ये है कि 5 साल के बाद चुनाव होना चाहिए। भारत के संविधान की एक बुनियादी शर्तों में से है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 10 मुकदमों में कहा है कि 4 चीजें हैं जो इसके स्तंभ हैं, प्राइमरी इसके स्तंभ हैं। नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 है इलेक्शंस, नंबर 3 है फेडरलिज्म, नंबर 4 है जुडिशियल रिव्यू। जी, अच्छा, फेडरलिज्म से आरएसएस वाले कितनी नफरत करते हैं उसका भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस का जो गुरु था, जिसको गुरु ऑफ हेट भी कहते हैं, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, उसने जो कहा, मैं एक देश एक राज्य का समर्थन करता हूं, भारत में केंद्रीय शासन होना चाहिए और शासन व्यवस्था की दृष्टि से
राज्य केवल क्षेत्र होने चाहिए, वो राज्य नहीं होने चाहिए। उसने एक और भाषण में कहा, गोलवलकर ने, कि हमारे लिए प्रभावी कदम ये होगा कि हम अपने देश के विधान से संवैधान सांघिक ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें तथा एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल, एक कार्यपालिका घोषित करें। ये गोलवलकर की सारी चीजों को आप लागू करना चाह रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि फेडरलिज्म जो है, 4 जो बुनियादी स्तंभ है उसमें से एक है, इसको कोई छू नहीं सकता है। लेकिन आप उसको छुएंगे, आप उसको करेंगे। अच्छा, अब देखिए एक इसमें क्या क्या करना, कम से कम 20 संशोधन इन्होंने करने होंगे। और ये आप अगर ये सोचते हैं कि अगर ये हरियाणा में जीत जाते हैं तो आप सोचते हैं कि उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। ये क्या क्या करा सकते हैं उसका हमने उसका नतीजा हमने पिछले दिनों के अंदर उस सबको देखा है। ये लेटरल एंट्री और कैसे इन्होंने आरक्षण को पूरे तौर पर खत्म किया है, कैसे इन्होंने शिक्षा संस्थानों का सत्यानाश किया है, कानून में बहुत बदलाव किए बिना, तो ये कानून बदलने में भी इनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, एक हमारे संविधान के अंदर एक धारा है, वो धारा है 300 वो धारा है, सॉरी माफ कीजिएगा, वो धारा है 356 धारा जो है उसमें ये है कि आप राष्ट्रपति शासन लागू करा सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो धारा है ये अंग्रेजों के 1935 के एक्ट से ले लिया गया था, ज्यों की त्यों ले ली गई थी, कि आप इसमें 6-6 महीने करके केंद्र जो है उसमें राष्ट्रपति शासन चला सकता है, लेकिन वो 3 साल से ज्यादा नहीं चल सकता है। 3 साल के बाद आपने वहां चुनाव कराना होगा। आपने उसमें एक अपवाद किया, वो अपवाद आपने जम्मू एंड कश्मीर को किया था, जम्मू एंड कश्मीर और एक जमाने में पंजाब को लेकर किया था, लेकिन वो आपने इमरजेंसी लगाई थी वहां पर, आपने उन राज्यों के अंदर लोकल इमरजेंसी लगाई थी। तो इसका मतलब है कि आप जो है 4-5 साल, जितने साल चाहेंगे आप जो है केंद्रीय शासन चला कर रखेंगे। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए सन 1925 के अंदर, अभी ये बिहार का चुनाव नहीं कराते हैं, ये महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराते हैं, झारखंड का चुनाव नहीं कराते हैं, सन 1925 में चुनाव ड्यू हो जाता है। तो सन 1925 में भी जरूर नहीं चुनाव कराएंगे, वहां कोई बम फुड़वा देंगे, वहां कोई हिंसा करवा देंगे, वहां कुछ ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि जिसके अंदर कहेंगे कि अभी चुनाव नहीं हो सकता, और फिर एक रेजोल्यूशन पास कर लेंगे अमेंडमेंट के बाद कि आप जो है हम इसको अगले 5 साल के लिए टालते हैं। तो ये देश तो तानाशाही के अंदर चला जाएगा। ये देश तो जिसके लिए इतना शहीदों ने कुर्बानी की, जिसके लिए कितनी मेहनत की, ये तो सन 1935 का जो अधिनियम था, जो अंग्रेजों का जो लादा गया कानून था, तो पूरा सन 1935 का अधिनियम हो जाएगा। इसको जो है आपने, यानी आप अमृत काल के अंदर, भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल के अंदर, आप भारत के स्वतंत्रता की जो भी सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा संविधान, उसका आप सत्यानाश कर देंगे। और एक इनको ये समझ नहीं आता कि मोदी जी कितने 100 साल जिंदा रहेंगे, कितने साल उनका राज चलवाना है। भाई एक सीधा कानून पास कर दो ना कि मोदी जब तक जिंदा है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। एक कानून पास करवा दो, एक कानून पास करवा दो, पुतिन की तरह, हाँ पुतिन की तरह कानून पास करवा दो, या जो अरब शेख हैं उनकी तरह से कानून पास करवा दो। ये नेपाल का राजा कि जब वो मरेगा तो उसका बच्चा होगा, लेकिन यहाँ तो बच्चा है नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन खैर वो परिवार से बड़ा परिवार जो है उसमें से कोई और आ जाएगा। अरे भाई, आप ये करना क्या चाहते हो, ये बताओ, इसके जरिए आप करना क्या चाहते हो? आप ये झूठ बोल रहे हो कि समय खराब होता है। आपने डॉक्टर रतन लाल ने बताया कि वो पूरे साल चुनाव होता रहेगा, वो पूरा एक साल चुनाव में चला जाएगा। अच्छा, आप खर्चे की बात कर रहे हैं, आप खर्चे की बात कर रहे हैं, आपने कितना लाख करोड़ रुपया आपने माफ करते हैं पूंजीपतियों का हर साल, एक बार नहीं, हर साल आप जो माफ करते हैं उसका कितना परसेंट इसके अंदर लगता है, जरा उसको बताइए। और देखिए, कौन
जो क्या अंग्रेजी की एक कहावत है कि ब्लैक कैटल कॉलिंग सॉस पैन ब्लैक, हाँ, वो कुछ इस तरह की कहावत है, उसका हिंदी आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। चोर जो है साहूकार को डांटे, उसका उसका शायद एक मतलब होता है। जो पार्टी सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, जिस पार्टी के लिए सबसे लंबे चुनाव कराए जाते हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिस से इलेक्शन कमीशन पूछता है कि जनाब कितने दिन का यूपी के अंदर चुनाव कराना है, कितने दिन का मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कराना है, किस दिन से हमने वो कानून लागू करना है कि अब चुनाव प्रचार नहीं होगा। जिस दिन मोदी जी की सबसे बड़ी सभा हो चुकी होती है, उसके अगले दिन से ये होता है कि अब जो है राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन मोदी जी बराबर राजनीतिक गतिविधि करते रहते हैं, वो सारे भाषण उनके राजनीतिक हिंदू मुसलमान करते रहते हैं वो। तो इसको आप लोग समझे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आरक्षण खत्म करने के ऊपर मुंह की खा चुके हैं, ये लेटरल एंट्री पर मुंह की खा चुके हैं। संविधान को बचाने के लिए आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल हैं, आज वो कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन ये भेड़िए जो है, भेड़ की खाल पहनकर इन्होंने अपना रवैया नहीं बदला है, ये फिर भी लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने के अंदर, और हमने इसको सफल नहीं होने देना है। अगर ये सफल होने देंगे, अगर इसको सफल होने देंगे वन देश वन चुनाव, तो ये देश बचेगा नहीं। और आप जरा सोचिए, असेंबलीज और पार्लियामेंट की बात छोड़िए, जो स्थानीय निकाय हैं उसका भी एक साथ चुनाव होगा, उसका भी एक साथ चुनाव होगा। यानी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का पटना म्युनिसिपल कमेटी के साथ चुनाव होगा, उसके बाद अमृतसर म्युनिसिपलिटी के साथ चुनाव होगा, उसके बाद केरल की तिरुवनंतपुरम की चुनाव होगा साथ। तो ये मुझे लगता है कि ये इन लोगों को जो है मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए भेजना होगा, चिकित्सा के लिए। ये अपना कॉमन सेंस, अपना दिमागी बैलेंस खो चुके हैं ये लोग। चलिए, शुक्रिया सर, और इस पे देखते हैं क्या होता है। चर्चा इस पे जारी रहेगी, और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ एक और एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी साथी, बहुत अच्छा।